हस्तिनापुर की स्थापना हुई। हस्तिनापुर का साम्राज्य विस्तृत किया इन लोगों ने। हस्तिनापुर के साम्राज्य को इन लोगों ने बसाया। और जब हम इसी वैदिक साहित्य में उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, जिक्र करेंगे अब बाद में। उसी छांदोग्य उपनिषद में देव की पुत्र कृष्ण का भी जिक्र है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक एज या वैदिक काल, किसी भी नाम से आप समझें, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक टाइमलाइन बता देता हूँ। टाइमलाइन में सबसे पहले जीसस क्राइस्ट से जन्म से पहले की जो घटनाएं हैं उनको हम बीसी में लिखते हैं, जिसका मतलब रहता है बिफोर क्राइस्ट। और उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं उनको हम लिखते हैं एडी में, जिसे हम कहते हैं एनो डोमिनी। और अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में जनरली हम शुरुआत कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से 3000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। मतलब कि आज से लगभग 5021 साल पहले। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके बारे में हम चर्चा जो है विस्तार में पिछले वीडियो में कर चुके हैं, पिछली क्लास में कर चुके हैं। हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम मेनली आउटलाइन डिस्कस कर रहे हैं टोटल सभी मेजर टॉपिक्स की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लगभग 1500 BC तक आते आते खत्म हो गई। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी, जिस वक्त में 3000 BC से लेकर के 1500 BC तक ये सभ्यता भारत के एक हिस्से में फली फूली। और जब ये सभ्यता भारत में फल फूल रही थी तो उसी वक्त दुनिया के किसी और हिस्से में कुछ और नई घटनाएं हो रही थी। लेकिन इसमें सबसे पहले जो जिक्र है वो होता है मध्य एशिया का। तो ये जो मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया जिसको आप कहते हैं, मध्य एशिया, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जियोग्राफी में वॉन अलेक्जेंडर हम्बोल्ट के द्वारा किया गया। और अकॉर्डिंग टू यूएनओ इस मध्य एशिया में आज की तारीख में लगभग 5 देश आते हैं, जिसमें जो सबसे पहला नाम है, सबसे पहला नाम वह है उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान। जो दूसरा नाम है वह है तुर्कमेनिस्तान। तीसरा नाम है कजाकिस्तान। चौथा नाम है किर्गिस्तान। और पांचवा नाम है कजाकिस्तान। ये 5 देश आते हैं। और इसी मध्य एशिया में, मध्य एशिया के रीजन्स में, जब यहाँ भारत में सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी तो इस मध्य एशिया में एक कबीला जो था वो फल फूल रहा था। कबीलाई समाज के जो लोग थे वो फल फूल रहे थे। और जो कबीलाई समाज जो था, जो इस मध्य एशिया के रीजन में फल फूल रहा था, उस कबीलाई समाज के लिए 1853 में एक कबीलाई समाज और इस कबीलाई समाज के लिए
1853 में मैक्स मुलर ने 1853 में मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का इस्तेमाल किया। 1853 में मैक्स मुलर ने आर्य शब्द का इस्तेमाल किया। और जो आर्य शब्द है ये किसी प्रजाति को डिनोट नहीं करता, ये एक भाषाई शब्द है और संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। लेकिन ये जो आर्य शब्द है ये संस्कृत भाषा के अरि से बना है। लेकिन ये जो आर्य शब्द है, ये जो आर्य शब्द है ये संस्कृत भाषा के अरि शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बाहरी या नव आगंतुक, बाहरी नव आगंतुक या अजनबी या विदेशी, बाहरी नव आगंतुक, अजनबी या विदेशी। इस अरि शब्द का अर्थ ये होता है। और अब ये जो आर्यों का जो कबीला था, आर्यों का जो एक कबीलाई समाज था, ये मध्य एशिया में फल फूल रहा था। और इन लोगों का जो मुख्य पेशा था, इन लोगों का जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। इन लोगों का जो मुख्य पेशा था वो पशुपालन था। और 1500 BC आते आते इस मध्य एशिया में इन आर्य कबीलाओं के पास पशुओं की जो संख्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको अपने नए पशुओं को पालने के लिए नए नए ग्रासलैंड की खोज करनी पड़ी, मतलब नए नए चारागाह जो थे वो ढूंढने पड़े। और उन नए नए चारागाहों की तलाश में ये जो आर्य जो कबीला था, ये आर्य कबीला, ये जो आर्य कबीला जो समाज है, मतलब कबीलाई जो समाज है, इस समाज के क्या हुए, टुकड़े हो गए। और ये जो आर्य कबीला थे, इस समाज के जो लोग थे वो लगभग 5 अलग अलग ग्रुपों में बंट के अलग अलग जो थे समूहों में बंट गए। और अलग अलग समूहों में बंटने के बाद दुनिया के अलग अलग हिस्सों में उन लोगों ने अपनी अपनी सभ्यता जो थी वो बसाई। लेकिन उन 5 ग्रुप्स में से, उन 5 ग्रुप्स या उन 5 समूहों में से एक जो समूह था वो ईरान के रास्ते भारत पहुंचा। और 5 समूह, लेकिन 5 में से एक समूह, 5 में से एक समूह ईरान के रास्ते भारत पहुंचा। ईरान के रास्ते भारत पहुंचा। ईरान के रास्ते इनका एक समूह भारत पहुंचा। और जब ये भारत पहुंचे तो ये भारत पहुंचे लगभग 1500 BC में। और ये भारत पहुंचे लगभग 1500 BC में। और बड़ी बात यह है कि हमें कैसे पता चला कि ये 1500 BC में भारत पहुंचे। लेकिन अब एक बात है, इतिहास में हम केवल वही चीजें पढ़ते हैं जिनका हमारे पास प्रमाण होता है। जिन चीजों का प्रमाण नहीं, लेकिन पिछले वक्त में, गुजरे वक्त में वो चीजें हुई हैं बट प्रमाण नहीं है, तो उन चीजों को हम इतिहास नहीं कह सकते। अगर प्रमाण के बिना ऐसी कोई चीज है तो उसको हम केवल कहानी कहते हैं। लेकिन इन चीजों को हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, तो इतिहास हम उन चीजों को कहते हैं जो गुजरे जमाने में, गुजरे समय में हुई तो है, लेकिन उनका हमारे पास कोई ना कोई साक्ष्य भी है। तो ये जो हम हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये 1500 BC में भारत पहुंचे, तो इसका हमारे पास प्रमाण भी है। लेकिन अब इन चीजों को प्रमाणित करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है जो लिटरेचर, जो कभी लिखा गया होगा उस जमाने में और आज भी संरक्षित है और हम उसको समझ पा रहे हैं। वो दूसरी चीजें होती है पुरातात्विक,
साक्ष्य। तो सबसे पहले हमारे पास 2 पुरातात्विक साक्ष्य हैं और उन 2 पुरातात्विक साक्ष्यों में सबसे पहला एक अभिलेख है, उसको हम बोलते हैं कलसी अभिलेख। एक अभिलेख है, उस अभिलेख को हम बोलते हैं कलसी अभिलेख। कलसी अभिलेख। और ये जो कलसी अभिलेख है ये ईरान में है। ये जो इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, ये ईरान में है। और ये इंस्क्रिप्शन जो है लगभग 1600 BC की है। 1600 BC की है। और इस अभिलेख में लिखा है कि आर्य ईरान के रास्ते से भारत आए। आर्य ईरान के रास्ते से भारत आए। वो दूसरा अभिलेख है, दूसरा जो अभिलेख है उसका नाम है भोगज़कोई। दूसरा जो अभिलेख है उसका नाम है भोगज़कोई। भोगज़कोई अभिलेख। और ये भोगज़कोई अभिलेख जो है इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। और सबसे पहले बात यह है कि जो भोगज़कोई अभिलेख है ये 1400 BC का है। 1400 BC का है। और इस भोगज़कोई अभिलेख में क्या लिखा गया है कि इस भोगज़कोई अभिलेख में एक संधि का जिक्र है, मतलब एक ट्रीटी या एक समझौता, उसका जिक्र जो इस अभिलेख में लिखा गया है, किया गया है, जिक्र किया गया है। और उसमें क्या किया है कि वहाँ 2 कबीले होते हैं, एक कबीला होता है खत्ती और एक होता है मितन्नी। तो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 कबीले। भोगज़कोई अभिलेख, भोगज़कोई अभिलेख। संधि का जिक्र। दो कबीलों के बीच में एक जो कबीला होता है उस कबीले, वो कबीला होता है खत्ती, खत्ती कबीला। वो दूसरा जो कबीला होता है उसका नाम होता है, वो होता है मितनी, मितनी कबीला। और इस खत्ती कबीला का जो राजा होता है उनका नाम होता है सुबिलिमा, सुबिलिमा। और ये जो मितनी कबीला होता है, मितनी कबीला का जो राजा होता है उसका नाम होता है मतियु अजा, मतियु अजा, मतियु अजा, मतियु अजा। और इन दोनों के बीच में एक संधि हुई और उस संधि में साक्ष्य जो है वो माना गया वैदिक देवताओं को। और उस संधि में कुछ देवताओं के नाम लिखे हुए हैं और वो है इंद्र, वरुण, मित्र, इंद्र, वरुण, मित्र, और एक और नाम है वह है नासत्य, नासत्य, नासत्य। अब बड़ी बात यह है कि ये जो वैदिक जो देवता हैं, इन वैदिक देवताओं का जो जिक्र है वो एक ईरानी ग्रंथ में भी है। एक ईरानी ग्रंथ है जो कि पारसी धर्म का है, पारसी धर्म का ग्रंथ है और उसका नाम है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। और इस जिंद अवेस्ता में ये जो यहाँ 4 देवताओं के, वैदिक देवताओं के नाम लिखे हैं, इन 4 वैदिक देवताओं के नाम जो है वो लिखे गए हैं। और वो जो नाम लिखे गए हैं वो कुछ अलग तरीके से लिखे गए हैं। इंद्र को इंद्र ही लिखा गया है, इंद्र को इंद्र ही लिखा गया है। वरुण को लिखा गया है वायु, वायु। और जो मित्र है इसे लिखा गया है मित्र, और इसे लिखा गया है मित्र। और जो नासत्य है इसको लिखा गया आहूर मंजदा, आहूर मंजदा।
दो अलग अलग धर्म ग्रंथ, लेकिन नाम में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम। तो लेकिन अब एक बात ये है कि ये चीज़ कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है? तो ये चीज़ ऐसे ही पॉसिबल है कि वो जो लोग हैं वो उसी रास्ते से होकर के जो भारत तक पहुंचे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीतता है हर चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो बदलाव हुआ और आज हम इस तरीके से बोलते हैं, लेकिन पहले जो चीज़ें थी वो इस तरह से रही होंगी। वो भाषा में भी थोड़ा बदलाव होता है, तो वो भी चीज़ रही होगी। तो ये जो दो अभिलेख हैं, इन दोनों अभिलेखों की जो टाइम पीरियड है, तो एक में था आपका 1600 BC और एक में था 1400 BC। तो एवरेज 1500 BC जो है हम आर्यों के भारत आगमन की तिथि को जो है वो मानते हैं। और अब यहाँ बड़ी बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की जो सबसे बड़ी या सर्वमान्य जो वजह है वो था आर्यों का आक्रमण। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पतन की जो सबसे बड़ी वजह मानी जाती है वो था आर्यों का आक्रमण। और आर्य जो थे वो 1500 BC के आसपास में भारत में पहुंचे, एक क्षेत्र में पहुंचे। भारत का तो हम अभी नाम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त नाम ऐसा नहीं था, वो हम पूरा देखेंगे, मतलब कैसे नाम यहाँ तक पहुंचा। लेकिन आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया, उसमें वो विजयी हुए और सिंधु घाटी सभ्यता का जो था अंत हुआ। और जब आर्य लोगों ने एक भूमि पर, एक जगह पर, एक क्षेत्र में मतलब अपने राज्य का विस्तार किया या फिर अपने जो लोग थे उनको बसाया, और वो किस किस क्षेत्र तक फले फूले, किस किस क्षेत्र में वो बसे, इन सभी बातों का जो प्रमाण है, इन सभी बातों का जो जिक्र है वो हमें उन्हीं के एक ग्रंथ में मिलता है जिसका नाम है ऋग्वेद। ये हम वैदिक साहित्य में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। तो सबसे पहले हम उसका जो जिक्र है ऋग्वेद के अकॉर्डिंग ये किस किस क्षेत्र में बसे आकर के उस क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल ये कि आर्य आए तो आए कहाँ से? लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड, जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो तथ्य है वो यही है कि मध्य एशिया से आए। अब मैक्स मूलर ने कहा कि मध्य एशिया में भी एक जगह है बैक्ट्रिया, वो जहाँ बैक्ट्रिया हुआ करता था, बैक्ट्रिया साम्राज्य हुआ करता था, और वहाँ पर आज की तारीख में जो है वो दो देश हैं, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। इन दो देशों की जगह पर मेनली ये बैक्ट्रिया नामक देश हुआ करता था, तो उस जगह से आए। दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि ये जो आर्य थे ये तिब्बत से आए। लाला लाजपत राय ने भी एक किताब लिखी द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो आर्यन लोग थे उत्तरी ध्रुव से आए। किसी ने कहा कि ये रूस के दक्षिणी हिस्से से आए, किसी ने कहा कि ये हंगरी से आए, किसी ने कहा जर्मनी से आए। सभी विद्वानों ने, कई अलग अलग विद्वानों ने इसके बारे में अलग अलग जो अपने तर्क थे वो रखे, लेकिन जो सबसे एक्सेप्टेड जो लॉजिक है, तर्क है, वो मैक्स मूलर का माना जाता है। और अब अगली बात ये है कि जब ये यहाँ आए तो इन्होंने किस क्षेत्र पर जो था अपना कब्जा किया, तब हम उसके बारे में जो जिक्र कर लेते हैं। तो अभी जो अगला जो आपका टॉपिक है वो है आपका आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। तो उसके बारे में, या वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र, उसको देख लेते हैं, किस क्षेत्र को उन्होंने बसाया उसका जिक्र कर लेते हैं। आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र, आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको टाइमलाइन में ले चलता हूं दोबारा कि ये जो आर्य हैं इन्हीं के समय में वेदों की रचना हुई। और सबसे पहले ऋग्वेद और फिर बाकी वेद। और
वेद से बना वैदिक, और वैदिक से बना वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, या यूं कहें कि वैदिक एज और वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन या फिर हम कहें सनातन धर्म, और हमें जो वैदिक काल है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, या फिर यूं कहें कि ये जो वैदिक सभ्यता है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है आपका 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और इसका दूसरा पार्ट है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। तो 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक के काल को हम कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल, और 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक के काल को हम कहते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल या फिर कहीं पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन या पोस्ट वैदिक पीरियड, जो भी जिससे भी आप बेहतर समझें, और या फिर कहीं वैदिक एज। और अभी हम केवल इस टाइम पीरियड की बात करने वाले हैं। और इस टाइम पीरियड में जब आर्य लोग भारत में थे, 1500 बीसी में जब वो भारत पहुंचे और 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड इन्होंने यहाँ पे स्पेंड किया पहले, उस टाइम पीरियड में उन्होंने आज के भारत के किस किस क्षेत्र पर अपना जो अधिकार था वो स्थापित किया। तो अभी हम वही बात करने वाले हैं, और वो टॉपिक है आपका आर्यों का भौतिक क्षेत्र। और ऋग्वेद के अनुसार आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे, और जो सप्त सिंधु क्षेत्र है इसमें 7 नदियों का जिक्र है। 7 नदियों का जिक्र है, और ये जो 7 नदियां हैं इसमें सबसे पहले है सिंधु, सरस्वती, व्यास, रावी, सतलुज, झेलम और चीनाब। लेकिन ऋग्वेद में इन नदियों के लिए वैदिक नाम अपने तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे रावी को कहेंगे पुरुषुनी या इरावती, विपाशा, और अलग तरह से ये जो नाम है शत्रुद्र के लिए जैसे कहेंगे शत्रुद्री या शत्रुद्रु, इस तरह के जो नाम है वो इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन इन 7 नदियों के अलावा ऋग्वेद में, इन 7 नदियों के अलावा ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र है, और पूरे वैदिक साहित्य में, और पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का जिक्र है, और पूरे वैदिक साहित्य में 31 नदियों का जिक्र है। और इन नदियों में काबुल नदी का भी जिक्र है, काबुल नदी का भी जिक्र है जो कि अफगानिस्तान में है। और गंगा का भी जिक्र है केवल एक बार,
यमुना का भी जिक्र है 3 बार। अरावली पर्वत श्रृंखला, की चोटियों का भी जिक्र है। चोटियों का भी जिक्र है। और हिमालय की एक चोटी, हिमालय की एक चोटी मूंजवत का भी जिक्र है। मूंजवत का भी जिक्र है। तो इन सब तथ्यों के अनुसार आर्यों की जो सबसे पश्चिमी सीमा थी वो थी अफगानिस्तान। आर्यों की जो सबसे पश्चिमी सीमा थी वो थी अफगानिस्तान। और आर्यों की जो सबसे पूर्वी सीमा थी वो थी गंगा नदी। और इनकी जो सबसे उत्तरी सीमा थी वो थी हिमालय। जो इनकी सबसे उत्तरी सीमा थी वो थी हिमालय। और जो इनकी सबसे दक्षिणी सीमा थी वो थी अरावली। वो जो सबसे दक्षिणी सीमा थी वो थी अरावली। अगर आप मैप में देखेंगे तो वो जो एक क्षेत्र बनेगा उस क्षेत्र के बीच में 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में आर्यों ने अपना विस्तार किया। और बड़ी बात ये है, वैसे भी किसी भी जगह की जो जानकारी है वो हमें नदी नालों से ही मिलती है, नदी नालों और पहाड़ों से ही मिलती है। और जब आर्य लोग अपने पशुओं को लेकर के इस क्षेत्र में पहुंचे तो जाहिर सी बात है, जहां नदी होगी वहां जीवन भी होगा। नदियों के किनारे हरे भरे क्षेत्र भी होंगे और उन हरे भरे क्षेत्रों में ये लोग बसे और इन्होंने अपनी सभ्यता का जो विस्तार था वो किया। लेकिन अब यहां कुछ चीजें और भी समझने लायक हैं कि जब कोई किसी दूसरी जगह से किसी जगह पे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उनके लिए भी वहां पर बसना इतना आसान नहीं हुआ होगा, रहा होगा। तो वो जो वैदिक साहित्य है उसके अनुसार ये जो आर्य लोग थे इन्हें इस क्षेत्र में बसने के लिए 2 तरह के संघर्ष करने पड़े। तो जो संघर्ष उन लोगों को यहाँ बसने के लिए करने पड़े उसका जिक्र करते हैं। सबसे पहला नारियों से संघर्ष, और दूसरा अपने लोगों से संघर्ष। अपने लोगों से संघर्ष। अब पहली बात यह है कि जब वो लोग आए तो ऐसा नहीं था कि यहाँ कोई नहीं रहता था, यहाँ भी कोई रहता होगा। उन लोगों ने भी क्या किया, उनका विरोध किया। और जो लोग थे उन लोगों के इन्होंने नाम दिया अनार्य। और इनके लिए ऋग्वेद में अलग अलग जो शब्द हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। वो दूसरा था कि जब ये लोग कबीले में रहते थे तो जब ये भारत आए तो ये सब के सब जो थे वो एक साथ नहीं आए। ये जो थी छोटे छोटे टुकड़ों में भारत आए। जैसे मतलब एक टोली पहले आ गई, उन्होंने अपने जानवरों को यहाँ चराना शुरू करा। फिर दूसरी टोली आई तो उन्होंने देखा कि वहां तो ऑलरेडी कोई बैठा है तो उनसे भी झगड़ा हुआ। फिर तीसरी टोली आई, उन्होंने भी देखा कि यहाँ कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, उनसे भी झगड़ा हुआ। तीसरी
जातियां थी, मतलब ये जो ट्राइब्स थे या कबीले थे, मतलब इनका आपसी मतलब काफी लंबे दौर तक संघर्ष जो था वो चलता रहा। लेकिन अब वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में है। तो अब ऋग्वेद में कुछ कबीलों के जो नाम है वो लिखे गए हैं। तो पहले उन कबीलों का जिक्र जो कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो संघर्ष था उस संघर्ष में क्या हुआ। अब कुछ कबीले तो देखते हैं ऋग्वेद में कौन कौन से कबीले थे। ऋग्वेद में वर्णित कबीले सबसे पहले आर्य कबीलों का जिक्र करते हैं। तो आर्य कबीलों में सबसे पहले थे भरत, और इन्हें त्रित्सु भी कहा जाता था। त्रित्सु। उसके बाद जिक्र किया गया है पुरु का। पुरु, यदु, पुरु, यदु, तुवर्स, 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 अनु, अनु, द्रहु, द्रहु। इन आर्य कबीलों का जिक्र किया गया है। वो दूसरी तरफ जिक्र करते हैं अनार्य कबीलों का। और अनार्य कबीलों में सबसे पहले जिक्र किया गया है अनिन का। अनिन, उसके बाद पख्त, उसके बाद भलरस, भलरस, उसके बाद विषाणी, विषाणी, और उसके बाद शिवी, शिवी। इन अनार्य कबीलों का जिक्र ऋग्वेद में जो हमें मिलता है। लेकिन अब एक संघर्ष का जिक्र है कि एक बार क्या हुआ कि ये जो भरत कबीले हैं, भरत कबीला जो था ये सबसे शक्तिशाली कबीला था, और इसी कबीले के वंश के आधार पर आगे चलकर इस देश का जो नाम था भारतवर्ष पड़ा। तो इस भरत कबीले के लोगों ने क्या किया, विश्वामित्र की जगह, विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया। विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु जो था उस मान लिया। और हुआ क्या, विश्वामित्र को इस बात से बड़ा हर्ट हुआ कि मैंने इतने लंबे समय तक इन लोगों को शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया, ज्ञान दिया, इतना कुछ किया, और आज इन्होंने मुझे हटा दिया। और विश्वामित्र की जगह भरत कबीले ने वशिष्ठ को जो है मतलब अपना गुरु मान लिया। और फिर हुआ क्या, जो सबसे शक्तिशाली होता है उसके विरोधी भी बड़े होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो भरत कबीला था ये सबसे शक्तिशाली था, और ये जो बाकी कबीले थे, ये जो 5 आर्य कबीले बच गए और ये जो 5 अनार्य कबीले बच गए, ये जो कबीले थे ये भरत कबीले के विरोधी थे। तो विश्वामित्र ने क्या किया, इन 10 के 10 कबीलों को क्या किया, इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद हुआ क्या, एक युद्ध जो था मतलब वो तय हुआ। एक युद्ध तय हुआ, और उस युद्ध में क्या हुआ कि ये जो 10 कबीले थे, 10 कबीले थे, इनको गाइड किया विश्वामित्र ने, और वो जो भरत कबीला था उसको गाइड किया वशिष्ठ ने। और 10 कबीलों का जो नेतृत्व था वो ये जो पूरा कबीला था इसके राजा ने किया। और ये जो 10 कबीले हुए भरत कबीले के ऑपोजिट में, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र कर रहे हैं, या जिनको गाइड जो विश्वामित्र कर रहे हैं, उन 10 कबीलों का जो नेतृत्व था पुरु के राजा ने किया, पुरु कबीले के राजा ने किया। और ये जो पुरु कबीले का राजा है, इनके लिए
है, इस्तेमाल किया गया है, वो नाम रखा गया पुरुत्सा। पुरुत्सा जो नाम है वो इनके लिए इस्तेमाल किया गया है, और कहीं कहीं पर इनके लिए जो नाम है वो नाम यूज किया गया है सवर्ण। अलग अलग जो हमारे पास एविडेंस है, अलग अलग जो हमारे पास रिकॉर्ड थे, तो कुछ जो रिकॉर्ड है उनमें लिखा गया नाम जो था पुरु का, जो राजा था उसका नाम था स्वर्ण, और कुछ रिकॉर्ड में नाम लिखा गया पुरुत्सा। और तो 10 कबीलों का जो नेतृत्व था पुरु के राजा पुरुत्सा या स्वर्ण ने किया, और भरत कबीले का जो नेतृत्व था वो भरत कबीले के राजा सुदास ने किया। और एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध को हम कहते हैं दशराज्य युद्ध। दशराज्य युद्ध, इसका जिक्र आप लोगों ने सुना भी होगा बहुत बार। हिमाचल हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं वहां भी जिक्र है इसका, वो भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वहां भी इसका जिक्र होता है दशराज्य युद्ध का। और कहा जाता है कि जो दशराज्य युद्ध है ये पुरुषुनी अर्थात रावी नदी के किनारे हुआ। रावी नदी के किनारे हुआ, और इस युद्ध में अब पुरु के राजा पुरुत्सा की मृत्यु हो गई, वो युद्ध में मारे गए, युद्ध में मारे गए, और सुदास विजयी हुए। और फिर इसी भरत कबीले के नाम पर आगे चल करके इस देश का नाम, जैसे कि मैंने पहले बताया, भारत पड़ेगा, भारतवर्ष पड़ेगा। और फिर हुआ क्या आगे चल करके, हालांकि भरत कबीले के राजा ने पुरु के राजा को इस दशराज्य युद्ध में मार दिया, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, भरत और पुरु आपस में मिल गए। भरत और पुरु आपस में मिल गए, उनकी अच्छी दोस्ती हुई, और उन्होंने एक नए शासकीय कबीले का निर्माण किया, नए शासकीय कबीले को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुरु, जिसका नाम रखा गया कुरु। और जब हम 1000 BC को पार करके दूसरी तरफ जाएंगे उत्तर वैदिक काल में, और आगे चल करके इस कुरु ने गंगा यमुना दोआब तथा हिमालय के निचले क्षेत्र, हिमालय के निचले क्षेत्र में एक नया, जिसे हम कहें कि एक नया देश बसाया, और उसका नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की स्थापना हुई, हस्तिनापुर का साम्राज्य विस्तृत किया इन लोगों ने, हस्तिनापुर के साम्राज्य को इन लोगों ने बसाया। और जब हम इसी वैदिक साहित्य में उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद, जिक्र करेंगे हम बाद में, उसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का भी जिक्र है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे कि हम किस ओर जा रहे हैं। तो बाकी जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।